जय हिंद साथियों, शिवा सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अग्निवीर आर्मी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि एक कार्य को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को नियुक्त करने की आवश्यकता है यदि 15 पुरुष कार्य का 1/3 भाग 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं 63, 73, 45 या 52। तो आप वीडियो को पुश करिए और अपना ऑप्शन चूज करिए। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा सवाल आता है तो एक छोटा सा फार्मूला होता है जिसे हम MDH फार्मूला बोलते हैं, जिसमें आपको क्या किया जाता है कि ऊपर आपको आदमियों की संख्या कितने दिन तक काम कर रहे हैं और कितने घंटे काम कर रहे हैं, और अपान में क्या होता है, टोटल वर्क होता है। अगर 2 कंडीशन दी हुई होती तो M1 M2 D1 D2 ऐसे मानकर चलते हैं। ठीक, तो अगर हम इधर वाले में सब पहली कंडीशन के हिसाब से मान रहे हैं तो इधर सब क्या होगा, M2 D2 S2 अपान W2 होगा। तो ऐसे करके हम फार्मूले को याद रखते हैं। अगर आपको यहाँ पे घंटा दिया तो घंटे मान लीजिए, दिन दिया तो दिन मान लीजिए, बाकी यहाँ पे जो भी डाटा नहीं रहेगा उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक, तो इसी फार्मूले पर हम रखेंगे। तो पहले कंडीशन जो आपको दिया हुआ है कि 5 दिन तो आपको लग रहे हैं, लेकिन कितने पुरुष काम कर रहे हैं हमको निकालना है। तो मान लीजिए कि X पुरुष काम कर रहे हैं और वर्क मान लीजिए कि आपकी वर्क जो करने का जो काम है वो 1 यूनिट है। बाकी इधर आगे मान लीजिए आप बोला जा रहा है कि 15 पुरुष हैं और कितने दिन में काम कर दे रहे हैं, 15 पुरुष जो है वह 7 दिनों में कर रहे हैं। लेकिन काम कितना ख़त्म कर रहे हैं, वो एक काम का कितना पूरा कर रहे हैं, 1/3। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 1/3। अब इसको आप सिंपली सॉल्व करिए तो देखिए 5 से आप इसको निपटा सकते हैं। यहाँ से ये 3 हो जाएगा, बाकी इस 3 का क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से यक्स की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 तरीके 9 7 63, यानी कि आपको कितने पुरुषों को यहाँ पे लगाना पड़ेगा काम करने के लिए, 63 पुरुषों को लगाना पड़ेगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के निकाय के अनंत हल विद्यमान हैं। आपको यहाँ पे 2 समीकरण दिए हुए हैं जहाँ पे आपको के दिख रहा होगा। इस के का मान बताना है कि के का कौन सा ऐसा मान रख दिया जाए जिसकी वजह से इसका जो अनंत हल हो जाए। तो देखिए, समीकरण जब आपको इस तरह से दिए होते हैं तो उनके जो कोफिशिएंट होते हैं, यानी कि जो x और y के जो गुणांक होते हैं उनका जो मान है वह बराबर होना चाहिए। ठीक, अगर उनका अनुपात लिया जाए तो वह बराबर आना चाहिए, तभी अगर बराबर आने पर ही उस निकाय के अनंत हल होंगे। अगर बराबर नहीं आते हैं तो उसके अनंत हल नहीं होंगे। अब यहाँ पे 3 कंडीशंस होती हैं, बारी बारी से आपको तीनों कंडीशन एक ही समीकरण में बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे मान लिया जाता है कि जो यक्स का कोफिशिएंट है वो A1 है, और दूसरे समीकरण की अगर बात कर लिया जाए तो दूसरे समीकरण में जो यक्स का कोफिशिएंट होता है उसे A2 मानते हैं, पहले में A1 मानते हैं, जो y को होता है उसको B1 मानते हैं, और दूसरे समीकरण में B2 मानते हैं। बाकी जो कोफिशिएंट होता है नॉर्मल उसको C1 C2 मानते हैं। इस हिसाब से 3 कंडीशन आपके सामने रखी जाती हैं। अगर A1 A2 का मान B1 B2 बराबर C1 C2, अगर यह तीनों कंडीशन फॉलो हो जाती है तो इसका अर्थ यह होता है कि उस समीकरण के इनफाइनाइट अनंत सॉल्यूशन होंगे। अगर इनमें से तीसरे वाली कंडीशन को अगर छोड़ दिया जाए, केवल पहले ही आपको पता चल जाए कि A1 A2 और B1 B2 बराबर नहीं है, तब उसके केवल एक हल होते हैं। लेकिन अगर तीसरी कंडीशन में पहला वाला आपका बराबर हो, ठीक, यानी कि A1 A2 बटे B1 B2 बराबर हो, लेकिन C1 C2 बराबर ना मिले, तो ऐसी कंडीशन में उसके एक भी हल संभव नहीं होते हैं। ठीक, चूँकि यहाँ पर अनंत वाली कंडीशन लेके जानी है तो आप क्या करेंगे, तीनों को बराबर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ से कोफिशिएंट उठाइए और वैल्यू को पुट करिए। तो देखिए यहाँ पे यक्स का कोफिशिएंट 1 है, मतलब यहाँ पे A1 का, और A2 का यहाँ पे कितना दिया है
k+1 दिया है। फिर यहाँ पर b1 का जो दिया है वो k+1 दिया है, अपान में आपको यहाँ से 9 हो जाएगा। ठीक, जो आपका b2 का कोफिशिएंट दिया है वो 9 दिया है, और इक्वल में क्या हो जाएगा, c1 का कोफिशिएंट 5 है और c2 का कोफिशिएंट जो दिया है 8k-1 है। अब इस समीकरण को सॉल्व करिए, जो k की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। आप सिंपली ऑप्शन से भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने पहली कंडीशन में 0 रख दिया तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा पहले में। अगर आपने 0 यहाँ रख दिया दूसरे में तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 1/9 मिल जाएगा। देखिए पहले ही आपको दिख गया कि यहाँ 1/9 मिल रहा है और यहाँ 1 मिल रहा है, तो इसका अर्थ यह हो गया कि पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक, दूसरे ऑप्शन को मिला लीजिए। दूसरे ऑप्शन को मिलाने का अर्थ यह हुआ कि आप उसमें क्या करिए, 1 रखिए। ठीक, अगर आप k की जगह यहाँ 1 रखते हैं तो पहले में आंसर क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, और यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ 2/9 मिलेगा। ये भी आपका बराबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, दोनों ऑप्शन हट गए। अब तीसरे को चेक कर लीजिए। जब तीसरे में आप चेक करेंगे तो तीसरे को आप देखिए 2 दिया हुआ, तो जब इस पहले में 2 आप रखेंगे तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा। और यहाँ पर जब आप रखेंगे 2 रखेंगे k की जगह तो यहाँ 3 ऊपर मिलेगा, नीचे 9 मिलेगा, काटेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। और जब इस ऑप्शन में रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 16 में से 1 जाएगा 15। और जब इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो आपको यहाँ पर 1/3 यहाँ भी मिल जाएगा। इस तरह से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि k का मान अगर 2 रखा जाता है तो तीनों वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाती हैं, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 सेटिस्फाइड हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब k बराबर 2 लिया जाएगा तभी इस समीकरण के इनफाइनाइट यानी अनंत हल प्राप्त होंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि एक काम को गोलू 5 दिनों में और रोहित 15 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम करते हुए 2/5 काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए पहले दोनों का दिन लिख लीजिए। एक बंदा जो गोलू है वो 5 दिन में कर रहा है, रोहित 15 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 15। यहाँ से जब भाग करेंगे तो दोनों की क्षमता आ जाएगी, यानी कि गोलू की क्षमता आ जाएगी 3 और यहाँ पर रोहित की क्षमता आ जाएगी 1। अब आपको काम करवाना है 2/5 काम को। ठीक, तो आप देखिए टोटल काम 15 है, 2/5 काम इसका करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इस किस क्षमता से दोनों काम करेंगे, 4 की क्षमता, क्योंकि दोनों मिलकर काम करना होता है। जिसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से क्या आपको मिल जाएगा, ऊपर देखिए यहाँ से मिल जाएगा आपका 6/4। एक बार इसको फिर काटेंगे तो आपको मिल जाएगा 3/2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर, ये देखिए स्क्वायर रहेगा यहाँ पर। ठीक, ये सेमी का स्क्वायर है, 2 नहीं है। यहाँ पर आपको सेंटीमीटर जो यूनिट होती है वो दिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, ये आपको याद करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको लंबाई निकालनी पड़ेगी विकर्ण निकालने से पहले। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई जब आप करेंगे तो आपका 168 के बराबर होना चाहिए। और यहाँ चौड़ाई आपको दे रखा है कि वह चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो यानी कि अगर आप यहाँ से 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपको लंबाई मिल जाएगी। तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14, और यहाँ से आपका हो जाएगा 28, यानी कि लंबाई आ गई 24 सेंटीमीटर। अब आपको बताना, जैसे कि आपको पता है कि आयत कुछ इसी तरह दिखेगा, तो लंबाई आपका अगर 24 है और चौड़ाई आपको दे रखा है 7, तो विकर्ण यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो कर्ण यानी जो विकर्ण है वो कर्ण की तरह काम करेगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा रूट में 49 प्लस 24 का देखिए जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है। ठीक, जब आप इसको जोड़ेंगे तो आगे आपको मिल जाएगा रूट में
5 7 4 11, यानी कि आपको मिल जाएगा यहाँ से 625, और 625 किसका वर्ग होता है? 25 का, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही ट्रेन एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगी? देखिए, जब भी ट्रेन जो है कि खंभे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी चलती है। तो आप मान लीजिए कि दूरी जो है अभी के लिए मान लीजिए कि x किलोमीटर है दूरी, तो x किलोमीटर को पार करने में कितना, तो यहाँ पर जो आपका स्पीड दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, इक्वल में आपको दे रखा है 30 सेकेंड ले रही है, लेकिन 30 को आपको क्या कर दीजिए, घंटे में पहले बदल दीजिए। तो जब आप घंटे में बदलेंगे तो पहले तो मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा करेंगे, फिर इसे दोबारा घंटे में बदलने के लिए 60 का गुणा करेंगे, यानी कि पहले 60 से भाग करेंगे तो यह मिनट में जाएगा, फिर 60 से भाग करेंगे तो घंटे में जाएगा। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से कट गया, यहाँ से 3 दूना 6, यानी कि कुल मिला जुला के यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा 1, और x बराबर हो जाएगा 1/2 किलोमीटर, यानी कि आधा किलोमीटर की बात हो रही है। अगर इसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, 15 का 150% प्लस 75 का 75% का योग करके आपको बताना है कि कितना आंसर आएगा। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो इक्वेशन फॉर्म में कैसे दिखेगा आपको, 150/100। ठीक, क्योंकि 150% को आप क्या लिख सकते हैं, 150/100 लिख सकते हैं, प्लस 75 का 75% बोला है तो इसे आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और इसको आप कैलकुलेट करना शुरू करिए। देखिए, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से 5, यहाँ 2 हो जाएगा, और कुल मिला जुला के आपको कितना बचे, सॉरी यहाँ 3 होगा। ठीक, 3 होगा तो यहाँ पे कुल मिला जुला के आपको मिल जाएगा 45/2, और उधर प्लस में आपको क्या बचेगा, इसको काटेंगे तो 25 या 75, 25 को 100, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 5 15, 3 7 1, यानी 225/4। अब सिंपली आपको क्या करना है, डिवाइड कर लीजिए यहीं पर, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 22.5 आपका आएगा। ठीक, 22.5 प्लस, और यहाँ पर काटेंगे तो 4 5 20, और 4 6 24, फिर यहाँ हो जाएगा 4 2 8, और 4 5 20, यानी कितना आएगा। अब इसको आप क्या करिए, जोड़ लीजिए। जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको कितना हो जाएगा, 5 5 2 7, और 6 2 दशमलव लगेगा यहाँ पर, 6 2 8, और 5 2 7, यानी 78.75 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि एक खुदरा व्यापारी कमीजों पर छूट योजना प्रदान करता है, अर्थात 3 खरीदे 2 मुफ्त प्राप्त करें। ऐसा अगर वो छूट दे रहा है तो आपको बताना है कि छूट का प्रतिशत कितना है। तो देखिए, छूट का प्रतिशत हम दुकानदार की तरफ से ही काउंट करते हैं। पहले आप यह सोचिए कि दुकानदार ने अब जो कितना कपड़ा बेचा है, वास्तविकता में उसके दुकान से कुल कितने कपड़े गए हैं, 5 कपड़े, यानी कि 5 कपड़ों के बराबर जो है दाम उसके दुकान से बाहर गए हैं। लेकिन उसने उसमें से 3 का तो पैसा लिया, लेकिन 2 फ्री कर दिया, तो यही जो 2 फ्री हुआ है उसी का दाम 2 फ्री हुआ है। तो इस तरह से आप इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ 20 बार में कटेगा, यहाँ 20 दूना 40% आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। जब यहाँ पे मूल्य आपको न दिया हो, केवल ऑब्जेक्ट दिया हो, केवल वस्तु के फॉर्म में ही सब कुछ दिया हो, तो आप टोटल यह ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि उसके दुकान से कितनी वस्तुएं बाहर गई हैं और उसने उस पर कितने का दाम लिया है, कितने का दाम नहीं लिया, उसको रखकर आप उसको सिंपली क्या करिए, परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1000 रुपये की राशि किस दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 1200 रुपये हो जाए। देखिए, 1000 से 1200 रुपये हो रही, तो मतलब साधारण ब्याज कितना है, 200 है। ठीक,
अब सीधे सीधे आप क्या करिए कि इस पे साधारण ब्याज का फार्मूला लगा दीजिए। पी का मान आपको 1000 दे रखा है, आर निकालना है, समय आपको दे रखा है 2 साल, बटे 100 कर दीजिए। सॉरी यहाँ पे 1000 था तो यहाँ 1000 कर लीजिए। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 बचा, 2 बचा, यानी कि 20 आर बराबर आपका बचा है 200। यहाँ से 20 से कैंसिल आउट करेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 50 मीटर का 1 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात ज्ञात करने के पहले आपको बटे में रखना पड़ेगा। अब देखिए अनुपात में भी रूल यह होता है कि जो यूनिट दी होती है यूनिट सेम होना चाहिए, जो मात्रक है वो सेम होना चाहिए। यहाँ मीटर यहाँ किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/20, अर्थात इसका अनुपात जो आएगा कितना आएगा 1:20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 3 बच्चों की औसत ऊंचाई 56 सेंटीमीटर है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 7:8:9 है, तो तीनों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब आपको इस तरह से सवाल दिया तो आप सिंपली यक्स मान लीजिए, या फिर सिंपली आप जोड़ सकते हैं अनुपात को, तो 7 8 15 15 9 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 24। ठीक, और जब आप इसको औसत निकालने जाएंगे तो 3 से भाग करेंगे क्योंकि 3 लोग हैं, तो 24 में 3 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक, और यहाँ पर इसी 8 का मतलब दिया है 56 सेंटीमीटर, क्योंकि यह क्या आ रहा है यहाँ पर यूनिट के फॉर्म में आपका आया हुआ है औसत ऊंचाई, और औसत ऊंचाई रियलिटी में 56 दिया है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 7 56, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 7 आ गई। अब देखिए गुणा कर लीजिए, यहाँ 7 7 49, तो 49 किस ऑप्शन में दिख रहा है, केवल डी में दिख रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी में गुणा करेंगे तो 7/56 भी मिल जाएगा, 7×63 भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गौतम 160 किलोमीटर की यात्रा 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो औसत गति क्या होगी। देखिए अगर औसत गति का सिंपल फार्मूला होता है, अगर एक ही दूरी को 2 भिन्न भिन्न गतियों x और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाए तो उसका जो फार्मूला होता है वह होता है 2xy/x + y। ठीक, अगर सेम दूरी हो तब। तो यहाँ से सिंपली आपको क्या करना है, 2 गुणे स्पीड पहली 32 है, दूसरी आपकी स्पीड 40 है, बटे में क्या हो जाएगा 32 + 40। ठीक, तो 32 + 40 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलने लगेगा, यहाँ आपको मिल जाएगा, इसको तो ऊपर लिख लीजिए पहले 40, और यहाँ आपको मिल जाएगा 72। इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, तो देखिए यहाँ से काटिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 में 40 होगा, और यहाँ से काटेंगे इसको तो 18 यहाँ हो जाएगा, 18 × 72। फिर 2 से काटेंगे तो नीचे आपका बचेगा 9 और ऊपर हो जाएगा 10, यानी कि अब यहाँ पे आपको फाइनली क्या मिल जाएगा 320/9, और भाग कर लीजिए तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 9 × 27। ठीक, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 9 × 5 = 45, लगभग 35.55 आपका आ जाएगा। ठीक, यही राइट आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है यदि क्रमशः 25% और 20% की क्रमिक छूट दी जाती है तो कुल छूट प्रतिशत कितना होगा, वह आपको ज्ञात करके बताना है। तो देखिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है इसका, अगर 2 क्रमिक छूट दी जा रही हो, एक x% हो एक y% हो, तो कुल छूट प्रतिशत कैसे निकलता है x + y + x × y / 100। ठीक, तो यहाँ प्लस की जगह जब छूट दी जाती है तो यहाँ माइनस रखते हैं। ठीक, छूट की कंडीशन में माइनस रखा जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपली आप रख लीजिए, तो 20 प्लस, ठीक, कितनी की छूट दी जा रही है यहाँ पर 20 प्लस और 25। ठीक, और माइनस 25 × 20 / 100। अब इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपका कुल 45 आ जाएगा, माइनस में 20 × 5 = 100, यहाँ से 5 से काटेंगे तो ऊपर 5 बचेगा, तो यहाँ से घटा देंगे तो आपको राइट आंसर आ जाएगा 40%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है
यदि 87 रुपये को जेम्स और राधा के बीच एक संबंधी 2 के अनुपात में बांटा गया तो राधा को कितने रुपए मिलेंगे। देखिए यहाँ पे पिछले सवाल की तरह यहाँ पे कुल टोटल कितना यूनिट हो रहा है, 3 यूनिट हो रहा है। 3 यूनिट का टोटल कितना दिया है, यहाँ 87 दिया है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि 29 आ जाएगा आपका टोटल। ठीक, कितना आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 29 एक यूनिट की वैल्यू। अब आपको बताना है कि राधा को कितने रुपए मिले, जबकि राधा का अनुपात कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए तो 29 दूना कितना हो जाएगा आपका 58, यानी कि राधा को कितने रुपए मिले हैं, 58 रुपये। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, यहाँ से आपका जो है कि रीजनिंग शुरू हो गया है। तो रीजनिंग का पहला सवाल देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है। यदि एफ और जेड सी के बेटे हैं और जेड का विवाह वाई से हुआ है तो वाई और एफ से कैसे संबंधित है आपको याद करके बताना है। देखिए यहाँ पर ग्राफ नहीं भी बनाएंगे तो भी आपका सवाल लग जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एफ और जो जेड हैं, एफ और जो जेड हैं वो सी के क्या हैं, बेटे हैं। ये दोनों क्या हैं, सी के बेटे हैं। और जेड का विवाह अगर वाई से हुआ तो वाई का आपको एफ से रिलेशन बताना, चूँकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे, तो भाई की पत्नी क्या लगेगी, भाभी लगेगी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है राकेश और रमन के घर 8 मंजिला इमारत में है। इमारत की सबसे निचली मंजिल का नंबर 1 है और सबसे ऊपरी मंजिल का नंबर 8 है। राकेश का घर रमन की मंजिल के ठीक ऊपर, यानी कि राकेश का घर जस्ट रमन के क्या है, ऊपर है। ठीक, इसको आप लिख लीजिए। फिर रमन को प्रत्येक दिन अपने बेटे को विद्यालय छोड़ने के लिए 3 मंजिल नीचे जाना पड़ता है जो पास में ही है। तो राकेश किस मंजिल पर, देखिएगा रमन 3 मंजिल ऊपर नीचे उतर रहा है तो मतलब चौथे मंजिल पर कौन है, राकेश है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक टैक्सी 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाने का मतलब 7 किलोमीटर इधर जाती है, उसके बाद फिर पूर्व की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जा रही है, यानी कि इधर 5 किलोमीटर जा रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर जा रही है, उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चल रही है। ठीक, यानी कि यहाँ से इतना चल रही है। इसके बाद आपको बताना है कि अब टैक्सी की स्थिति उसके आरंभिक से कितनी, यानी जहाँ से चलना शुरू की थी। ठीक, देखिए अगर यहाँ 3 है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की जो दूरी बची वो कितना बची, 2 मीटर बची, 2 किलोमीटर बची। ठीक, और यह पूरब दिशा की ओर है, यानी कि 2 किलोमीटर है ना, तो इधर 3 किलोमीटर बचेगी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है यदि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। तो पहले आप देखिए 15 फरवरी से 2018 से 15 फरवरी 2019 तक देखिए क्या होगा। तो इसमें से कोई लीप वर्ष तो है नहीं कि कोई दिन बढ़ेगा। ठीक, तो जब ऐसी कंडीशन होती तो 365 दिन में आपका एक विषम दिन होता तो एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि 15 फरवरी 2019 को, 15 फरवरी 2019 की अगर बात करें तो उस दिन क्या पड़ेगा आपका, शुक्रवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। ठीक, फ्राइडे पड़ेगा आपका। अब यहाँ से आप काउंट कर लीजिए, तो 15 के बाद वो भी लीप वर्ष नहीं है तो फरवरी में 13 दिन बचेगा। इसके बाद मार्च आपका 31 का होता है। ठीक, इसके बाद आपका 18 अप्रैल तक जाना है तो 18 दिन इसमें काउंट होगा। तो टोटल जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 1 9 3 12 और 3 1 4 1 5 1 6, यानी कि 62 दिन विषम बन रहे हैं। फिर इसमें से 7 से डिवाइड कर दीजिए तो कितनी बार में जाएगा, 7 बाढ़े 56, और कितना दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका, 6 दिन एक्स्ट्रा होगा। ठीक, तो अब क्या करिए, शुक्रवार से काउंट कर लीजिए 6 दिन। तो शुक्रवार से 6 दिन का काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, आपका आ जाएगा यहाँ से शुक्रवार के बाद काउंट करेंगे तो शनिवार। ठीक, तो पहले तो आपको शनिवार आएगा, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, 1 2 3 4 5 6, यानी कि गुरुवार आपका फिर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है।
यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।